एक्सरसाइज 9 के इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ पादप प्रजनन क्या होता है। पादप में नए किस्म का विकास पादपों का कैसे किया जाता है। सबसे पहले प्लांट ब्रीडिंग का आप डिफाइन करना सिंपल सा समझ सकते हैं तरीका कैसे कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फसल है या सब्जी है या फल है, इनका वैज्ञानिक ढंग से कृत्रिम तरीके द्वारा अधिक पैदावार उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। सिंपल सा कह सकते हैं, इस विधि के द्वारा आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फसल की उन्नत किस्म का विकास किया जाता है जो रोगरोधी होता है, स्वस्थ होता है तथा अधिक उपज देने की क्षमता वाला होता है। ये पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है, क्या उसका लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सबसे पहला उद्देश्य यही है कि उन्नत गुणवत्ता एवं अधिक उपज देने वाला उत्पादन यानी किस्म का विकास हो। दूसरा जो इसका उद्देश्य है रोगों के प्रति प्रतिरोधी किस्म का विकास हो। तीसरा इसका उद्देश्य है अत्यधिक ताप, सूखा, लवणता के प्रति सहनशीलता प्रदर्शित करने वाले किस्म का विकास। चौथा इसका उद्देश्य है किसी विशेष जलवायु विषयक क्षेत्र एग्रोक्लाइमेटिक क्षेत्र के लिए विशेष किस्म का विकास। और पांचवा है पीड़क के प्रति प्रतिरोधी किस्म का विकास। इस प्रकार से आपने देखा पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या क्या, क्योंकि कोई भी चीज का लक्ष्य निर्धारण किया जाता है तब उस पर काम किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं पादप प्रजनन में विशेष किस्म यानी उन्नत किस्म के विकास के लिए कौन कौन सा स्टेप, कौन कौन सा चरण इस्तेमाल किया जाता है, एक एक करके बताता हूँ। आप जानते हैं पादप प्रजनन में अलग अलग पद यानी पादप प्रजनन के अंतर्गत आप नए किस्म का विकास करना चाहते हैं, उसमें कई तरह के स्टेप इस्तेमाल किया जाता है, कई तरह के चरण का इस्तेमाल किया जाता है। एक एक पद में मैं आपको बताऊं, स्टेप में बताता हूँ। सबसे पहला पद परिवर्तनशीलता का संग्रह, जिसको कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी कहते हैं या विभिन्नताओं का संग्रह। दूसरा स्टेप आप देख रहे हैं जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। तीसरा स्टेप देख रहे हैं चयनित जनकों के बीच में क्रॉस संकरण। चौथा श्रेष्ठ पुनर्यजों का चयन तथा परीक्षण। और पांचवा लास्ट नए प्रसंगों का परीक्षण, निर्मुक्त होना तथा व्यापारीकरण। इन सभी स्टेप के द्वारा पादप प्रजनन को समझा जा सकता है। सबसे पहला स्टेप में आप कहते हैं परिवर्तनशीलता का संग्रह। आप भी जानते हैं आनुवांशिक परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आनुवांशिक परिवर्तनशीलता ये कहाँ से प्राप्त होती है, देखा जाता है पादपों के जंगली प्रजातियों से खास करके ये वेरिएबिलिटी को प्राप्त किया जाता है, चयन किया जाता है। आनुवांशिक परिवर्तनशीलता के पूरे क्रम को फसली पौधों से एकत्रित करना, जो फसल के पौधे होते हैं उनसे एकत्रित करना कहलाता है जर्मप्लाज्म कलेक्शन। ध्यान रखेंगे, यानी जीव द्रव्य का संग्रहण कहा जाता है। आनुवांशिक परिवर्तनशीलता का फसली पौधों से, जो कि फसल लगाते हैं उनसे संग्रहण करना जर्मप्लाज्म कलेक्शन कहलाता है। इस तरह से आपने संग्रह किया अच्छे अच्छे गुणों को, उसके बाद कहा जाता है जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं, जन्म द्रव्य संग्रहण के पश्चात उनका मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि उनमें उपस्थित लक्षणों का पता लगाया जा सके एवं विशेष लक्षणयुक्त पौधों के बीच में संकरण किया जा सके। खासकर जो चयनित पौधे होते हैं उनके बीच में संकरण कराया जा सके, इसके लिए चयन किया जाता है। तीसरा स्टेप आप देख रहे हैं चयनित जनकों के बीच में क्रॉस संकरण। इसमें जो आपने चयन किया, सिलेक्शन किया, जो जितने भी पादप के गुण आए उनमें से जो आपने मुख्य पौधे, श्रेष्ठ पौधे का चयन किया, उनके बीच में क्रॉस संकरण कराते हैं। और इस क्रॉस संकरण के अंतर्गत याद होगा एक वर्ड जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की क्रिया कराते हैं। अगर आपको याद हो, इसमें स्पष्ट रूप से आपको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में आपने समझा था अलग अलग स्टेप। इमैस्कुलेशन समझाता हूं डिटेल्स, इसके बाद आपका बैगिंग, ये सब प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से समझाता हूं। जब जो चयनित पौधे उनके बीच में संकरण कराते हैं तो परागण पहले कराएंगे, तब जाकर के उसका जो क्रिया होगा निषेचन का वो होगा। तो परागण कराने के लिए हम जो पौधे का जो नर वाला पार्ट होता है, नर का जैनाम, उसको काटते, उस क्रिया को कहते हैं विपुंसन, इमैस्कुलेशन। जब इमैस्कुलेशन हम कर देते हैं तो उस पर जो ऐच्छिक गुणों वाले हम परागकण डालेंगे, वह परागकण जब डालते हैं उसके बाद हम बैगिंग करते हैं, क्योंकि अन्य
दूसरा कोई परागकण वहां पर ना पहुंचे। इस तरह का प्रोसेस करके परागण के फलस्वरूप संकरण जब पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, उससे उत्पन्न जो संकर पौधे आते हैं उनमें सभी तरह के लक्षण ऐच्छिक रूप से मौजूद रहता है, जैसे अधिक उपज देने वाला, रोग रोधी प्रतिरोधक क्षमता, ऐसे इससे उत्पन्न रहते हैं। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, चयनित जनकों के बीच में क्रॉस संकरण जैसे ही कंप्लीट हुआ, फोर्थ स्टेप श्रेष्ठ पुनर्योजों का चयन तथा परीक्षण। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत संकर संतति के बीच से अच्छे लक्षण वाले पौधे का चयन किया जाता है। उसके बाद संततियों का वैज्ञानिक मूल्यांकन कर श्रेष्ठ गुणों वाले संतति का चयन किया जाता है और कई पीढ़ी तक उसमें स्वपरागण कराया जाता है, जिससे उसमें समयुग्मजता आ जाए। और वहां पर आप जानते हैं, अगर याद होगा तो अलग अलग लक्षणों का अलग अलग ना हो, उससे समयोजित हो जाए। इस तरह से क्रिया करते हैं हम। फोर्थ नंबर फिफ्थ में आप देखते हैं नए कसंगों का परीक्षण, निर्मुक्त होना तथा व्यापारीकरण। सिंपल सा अगर आपको याद होगा, अलग अलग जैसे कि आप जानते होंगे एक ICAR, सिंपल सा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर होता है। यहाँ पर अलग अलग जो पादप जो हमें पास आए उन प्रजातियों का परीक्षण किया जाता है और उस परीक्षण में जो उपयुक्त होता है उस प्रजाति का नाम दिया जाता है, जो अनुपयुक्त है उसे निष्कासन कर दिया जाता है। इसके बाद एक और वर्ड आता है जिसको कहते हैं NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय बीज संगठन। यहाँ पर वैसे पौधे, अच्छे प्रजातियों के पौधे का बीज का संग्रह किया जाता है। उसके बाद उन्हें आगे के लिए परीक्षण करके उन्हें सब चीज उपयुक्त प्रयोग करके उसके बाद उसे स्टामिनेट किया जाता है और आगे चल के उसे मार्केट में भेजा जाता है। दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं बोने के लिए उसको प्रमाणित कर दिया जाता है। इस तरह से मैंने पांचों स्टेप को कंप्लीट किया और पादप प्रजनन के दौरान जितने भी भाग इसमें लिए जाते पद का वो मैंने एक एक करके बताया। आइए कुछ और पॉइंट्स बताऊं। आइए मैं हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बताऊं, क्योंकि आपने मत्स्य देखा था ब्लू रेवोल्यूशन, यहाँ पर आप देख रहे हैं खाद्य पदार्थ में हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। कहा जाता 1960 ईस्वी के मध्य से गेहूं और धान के अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों का विकास पादप प्रजनन तकनीक के द्वारा किया गया और इसके फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में तेजी से अत्यधिक वृद्धि हुई और इसी अवस्था को, इसी प्रवस्था को एक नाम दिया गया ग्रीन रिवोल्यूशन। खास करके कहा जाता है हमारे इंडिया में इस ग्रीन रिवोल्यूशन, इस क्रांति को लाने वाले MS स्वामीनाथन है, इसलिए इनको भारत के हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले अगर आप विश्व लेवल पर आप जानते हैं, पूरे विश्व में अगर पूछा जाए हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है, आप कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। दूसरी चीज आपसे पूछा जाता है हरित क्रांति किससे संबंधित है, आप ध्यान रखेंगे खाद्य उत्पादन की अत्यधिक वृद्धि से संबंधित है क्या हरित क्रांति। आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताओ। आइए मैं बताऊं, वैसे तो गेहूं, धान ये सब हरित क्रांति के लिए महत्वपूर्ण फसल का नाम है। इनकी अलग अलग प्रजातियां भी देखी जाती है, जैसे गेहूं का सोनालिका, हिमगिरी, कल्याण सोना, सरवती, सोनोरा, ऐसे से कई प्रजातियां, मैंने कुछ का नाम लिखा। ऐसे ही धान का आप देखेंगे अच्छे किस्म, उन्नत किस्म, टाइमचुंग, जया, पद्मा, साबरमती, ऐसे से कई हैं। R18 बहुत तरह के आते हैं। लेकिन मैं पादप प्रजनन का महत्व यानी इम्पोर्टेंस बताऊं, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। सबसे पहला, फसलों के उत्पादन में वृद्धि मिला पादप प्रजनन की तकनीक अपनाने से। दूसरा, पौधों में उत्तम गुणों का विकास हुआ। तीसरा, रोग रोधी एवं स्वस्थ पौधे का किस्म मुझे मिला। और चौथा इम्पोर्टेंट, विशेष जलवायु और विशेष मृदा के लिए उपयोगी किस्म का विकास हुआ। ऐसे ऐसे हमें मिला। आइए नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूंगा, नेक्स्ट